वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए ज्योग्राफी का सबक नंबर 3 पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊंगी, थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। सबसे पहले टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर के ज़रिए से ही एग्ज़ाम से मुतालिक हर उस कंसेप्ट को क्लियर करवाऊंगी जो कि आपके सिलेबस से होगा, ताकि आप एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन के आंसर को लिख सको। बच्चों, इसके अलावा अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन आंसर भी समझाऊंगी। ये क्वेश्चन आंसर बार बार एग्ज़ाम में ज़रूर रिपीट होते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, तभी आपकी इस चैप्टर के हर कंसेप्ट की तैयारी हो पाएगी और आपके एग्ज़ाम की भी 100% तैयारी होगी। और बाकी के जितने भी चैप्टर्स हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में हैं, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 3 का नाम है आबी वसाइल यानी कि वाटर रिसोर्सेज। तो बच्चों, आप इस चैप्टर के अंदर किसके मुतालिक पढ़ोगे? आबी वसाइल के बारे में पढ़ोगे कि पानी के ज़रिए हमें कौन कौन से वसाइल कुदरत के ज़रिए से अता किए गए हैं। देखो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि आपने सेंटेंस सुना होगा कि जल ही जीवन है, यानी कि पानी ही ज़िंदगी है, यानी कि पानी ज़िंदगी देने वाला भी है और पानी ज़िंदगी को ख़त्म करने वाला भी है। देखो, जैसे कि हमारे रोज़मर्रा के काम होते हैं वो सभी काम पानी के ज़रिए से ही होते हैं। और अगर देखो बच्चों, जब यही पानी बहुत बड़ी मात्रा के अंदर आ जाए, जैसे कि सैलाब आ जाए, साइक्लोन आ जाए या फिर सुनामी आ जाए, तो यही पानी मौत की भी वजह बन जाता है। इसलिए कहा जाता है कि पानी से ज़िंदगी है और पानी ज़िंदगी को ख़त्म करने वाला भी है। अब बच्चों, जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ कि चैप्टर की कहानी को जानना निहायत ज़रूरी होता है, ताकि चैप्टर की मेन थीम आपको पता चल सके और आप एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन को समझकर अपने लफ्ज़ों के अंदर उसके आंसर को बनाकर लिख सको। तो सबसे पहले हम इस कहानी की मेन कहानी को समझेंगे इस चैप्टर की। तो बच्चों, चैप्टर का नाम है आबी वसाइल। तो अब जैसा कि सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया में 75% पानी है और 25% ज़मीन है, मगर बच्चों जो पीने का पानी है वो बहुत कम मात्रा के अंदर है, बहुत महदूद है। यानी कि ये जो 75% पानी है, सारा ही पानी हमारे इस्तेमाल के लायक नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर पानी समुद्रों में होता है जो कि खारा होता है। हम इसे डायरेक्ट नहीं पी सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नमकीन होता है। और बच्चों, दूसरी बात क्या है कि जो हमारा देश है हिंदुस्तान, तो यहाँ पर जो बारिश की तकसीम है, जो पानी है वो यकसा तौर पर इसका बंटवारा नहीं है। कहीं पर पानी बहुत ज़्यादा है, कहीं पर पानी बहुत कम है। जैसे कि बच्चों, रेगिस्तान के अंदर बारिश बहुत कम होती है, तो यहाँ पर पानी बहुत कम मात्रा में होता है। इसी वजह से यहाँ पर घरों की छतों के ऊपर पानी को जमा किया जाता है और फिर उसको फ़िल्टर करके पिया जाता है, पीने के लायक बनाया जाता है। अब बच्चों देखो, अब ये जो पानी है, पानी के ज़रिए सैलाब भी आते हैं, बाढ़ आती है, साइक्लोन भी आते हैं। तो इन सब को कंट्रोल करने के लिए कसीरुल मकासद मंसूबे बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? कसीरुल मकासद मंसूबे, यानी कि ऐसे मंसूबे जिनके ज़रिए एक ही मंसूबे से बहुत सारे कामों को पूरा किया जा सके। देखो, जैसे कि किसी नदी के ऊपर बहुत सारे बांध बना दिए जाएंगे। अब इन बांधों से क्या होगा कि पानी की जो रफ्तार होगी वो कम हो जाएगी। इसके अलावा इन बांधों के पानी से क्या होगा, आबपाशी के लिए पानी सभी को फराहम हो सकेगा, क्योंकि ये अलग अलग बने होते हैं। इसके अलावा बच्चों, इसी पानी से बिजली भी पैदा की जाती है। इसी पानी, और जब पानी की बच्चों स्पीड कम हो जाएगी तो सैलाब पर भी कंट्रोल लाया जा सकता है। तो बच्चों, याद रखना कि कसीरुल मकासद मंसूबे के अंदर बहुत सारे मंसूबे होते हैं। इसके अंदर मछली पालन भी किया जाता है, यानी कि ये हमारे सारे ही आबी वसाइल हैं। इसके ज़रिए हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अब दूसरी बात क्या है कि बच्चों, हिंदुस्तान एक ज़राअती मुल्क है। यहाँ मानसून वक्त के पर ना आने की वजह से यहाँ पर आबपाशी की ज़रूरत पड़ती है। तो आबपाशी कैसे की जाती है, यानी कि सिंचाई कैसे की जाती है? नदियों से और ट्यूबवेल के ज़रिए की जाती है। इसके अलावा दुनिया का जो सबसे बड़ा बांध है वो कौन सा बांध है, कौन सा डैम है? भाखड़ा नागल बांध है, जो कि 266 मीटर ऊंचा है। याद रखोगे कि हिंदुस्तान का भाखड़ा नागल डैम दुनिया का सबसे बड़ा बांध है। अब देखो, हमारे मुल्क में पानी की कमी की क्या क्या वजह है। सबसे पहले तो आबादी के अंदर इजाफा है।
फिर ज़राअत यानी कि खेती बाड़ी के अंदर भी इजाफा है, क्योंकि खेती बाड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। इसके अलावा मौसमी वजहें भी बहुत सारी हैं, जैसे कि वक्त पर मानसून का ना आना। इसके अलावा हमारे देश के अंदर जो पानी है वो गैर यकसा है, इसका बंटवारा। कहीं पर पानी बहुत ज़्यादा है तो कहीं पर पानी बहुत कम है, कहीं पर बाढ़ वगैरह आती है तो कहीं पर पूरे साल बारिश ही नहीं होती है। इसके अलावा बच्चों, पानी की कमी की दूसरी वजह क्या है? पानी का आलूदा होना, यानी कि आलूदगी के अंदर लगातार बढ़ोतरी होना, जैसे कि सनती कूड़ा, हवा के अंदर गाड़ियों का जो निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो मिल जाना। इसके अलावा ज़मीन के ऊपर जो सनती कचरा पानी होता है वो फेंक दिया जाता है और वो ज़मीन के अंदर जज़्ब हो जाता है, जिससे कि पानी आलूदा हो जाता है। अब बच्चों, जो बारिश का पानी है कुदरती तौर पर जो हमें मिलता है तो ये ज़्यादातर ज़मीन में जज़्ब नहीं हो पाता। इसकी क्या वजह है? कंक्रीट इसकी सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा शहरीकरण हो गया है तो ये पानी ज़्यादातर बहकर वेस्ट हो जाता है, जिस वजह से जो ज़ेरे ज़मीन यानी कि ज़मीन के अंदर का जो पानी का लेवल है वो लगातार नीचे होता जा रहा है, क्योंकि इसका यूज़ तो ज़्यादा है मगर अंडरग्राउंड पानी को अपनी पूर्ति करने के लिए, पूरा होने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। इसी वजह से ज़ेरे ज़मीन पानी का जो लेवल है लगातार वो नीचे होता जा रहा है। अब बच्चों, मैंने जैसा कि अभी बताया था कि जो बांध होते हैं पानी की रफ्तार को कम करते हैं और नदी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। अब जब बच्चों पानी की रफ्तार कम हो जाएगी तो जो एरिया होंगे आसपास के, वहाँ पर सैलाब नहीं आएगा, वहाँ पर आसपास के एरियाज़ को आबपाशी की सहूलियत भी मुहैया हो जाएगी, खेतों के लिए पानी मिल जाएगा, वहाँ पर मछली पालन भी किया जा सकेगा इन्हीं नदियों के अंदर, क्योंकि ये छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं नदियों को। इसके अलावा पानी के ज़रिए जो बिजली बनती है उसकी भी सुविधा मुहैया हो जाएगी। तो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर आप इन सभी बातों को पढ़ोगे, यही इस चैप्टर की मेन कहानी है। मगर हर बात को आपको चैप्टर के अंदर क्वेश्चन आंसर के ज़रिए से मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगी। टेक्स्ट बुक का पहला सवाल है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि दर्ज झेल मालूमात की बुनियाद पर ऐसी 2 सूरतों की दर्जाबंदी करनी है जहाँ पानी की किल्लत है और जहाँ नहीं है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन के अंदर से आपको 2 कंडीशंस बतानी है कि पानी की कमी से मुतासिर इलाके वाले कौन से ऑप्शन हैं और पानी की कमी से गैर मुतासिर इलाके कौन कौन से हैं। तो देखो बच्चों, समझ में आया कि इन चारों ही ऑप्शन को आपको 2 कंडीशन के अंदर डिवाइड करके लिखना है। पहला वो इलाके जहाँ पर पानी की कमी है और दूसरा वो इलाके जहाँ पर पानी की कमी नहीं है। तो देखो, ए ऑप्शन है वाफर यानी बहुत ज़्यादा बारिश का ख़तरा। तो ऐसी जगह पर तो पानी की कोई कमी नहीं होगी, तो इस वाली कंडीशन में लिखोगे कि पानी की कमी से गैर मुतासिर इलाके का आंसर होगा ए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश का ख़तरा है। अब देखो, ऐसा ख़तरा जहाँ बहुत बारिश है और जहाँ बहुत ज़्यादा आबादी भी है। अब देखो बच्चों, बारिश भी ज़्यादा है और आबादी भी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर पानी की किल्लत हो सकती है। तो ये आ जाएगा इस वाली कंडीशन में, यानी कि पानी की कमी से मुतासिर इलाका। अब सी ऑप्शन है ऐसा इलाका जहाँ बहुत बारिश होती है लेकिन वहाँ का पानी बहुत आलूदा है, तो इसकी वजह से भी बच्चों पानी की किल्लत हो सकती है। तो पानी की कमी से मुतासिर इलाका वाली कंडीशन में भी सी को लिख देंगे। अब ऐसा इलाका जहाँ कम बारिश होती है और जहाँ की आबादी भी कम है, तो यहाँ पर भी पानी की कमी महसूस की जा सकती है ऐसे इलाकों में जहाँ पर बारिश कम होती है, सीधी सी बात है। तो इस वाली कंडीशन के अंदर भी डी लिख देंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगला सवाल है, ध्यान से सुनेंगे कि मंदरजा झेल में से कौन सा बयान कसीरुल मकासद दरियाई मंसूबों की तायद में दलील नहीं देता है। समझ में आया कि यहाँ पर 4 बयान दिए गए हैं और चारों बयानों को पढ़कर बताना है कि ऐसा कौन सा बयान है जो कि कसीरुल मकासद दरियाई मंसूबों से ताल्लुक़ नहीं रखता है। तो देखो, पहला बयान है कसीरुल मकासद प्रोजेक्ट ऐसे इलाकों में पानी पहुंचाते हैं जहां पानी की किल्लत होती है। बिल्कुल सही बात है, पहला मकसद तो यही होता है कसीरुल मकासद दरियाई मंसूबों का, ऐसे एरियो के अंदर पानी पहुंचाना जहां पर पानी की किल्लत होती है। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। कसीरुल मकासद पानी के बहाव को ठीक करके सैलाबों पर काबू पाने में मददगार होते हैं। ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि कसीरुल मकासद जो मंसूबे होते हैं वो पानी के बहाव को
धीमा कर देते हैं, जिससे कि सैलाबों पर कंट्रोल पाया जा सकता है। नेक्स्ट है कसीरुल मकसदी मंसूबों के तहत लोग बड़ी तादाद में उजड़ जाते हैं और रोज़ी रोटी गंवा देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वहाँ पर रहने वाले लोगों को सहूलियतें मिलती हैं, सिंचाई की सुविधा मिलती है, बिजली भी इन्हीं ज़रिए बनाई जाती है। तो बच्चों, ये वाली जो कंडीशन है वो कसीरुल मकासद दरियाई मंसूबों की तायद में सही दलील नहीं है। तो सी इसका आंसर होगा। डी वाले ऑप्शन को भी पढ़ते हैं। कसीरुल मकासद प्रोजेक्ट हमारी सनतों यानी कि बिजनेसों और घरों के लिए बिजली पैदा करते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो जो सी वाला ऑप्शन है वो गलत था, जिसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है, क्योंकि यहाँ से हमें गलत ऑप्शन की पहचान करनी थी। अगला सवाल है, झेल में कुछ गलत बयान दिए गए हैं, उनकी गलतियों को पहचान कर उन्हें आपको करेक्ट करके लिखना है। तो यहाँ पर देखो, ये गलत बयान है कि घनी आबादी और शहरी तर्ज़ी ज़िंदगी वाले शहरों की बढ़ती हुई तादाद से आबी वसाइल के सही और मुनासिब इस्तियारे में मदद मिलती है। तो करेक्शन क्या होगी इसकी कि शहरों की बढ़ती हुई आबादी, उनकी शान व शौकत, घनी आबादी और शहरी तर्ज़ी ज़िंदगी ने वसाइल के ज़्यादा इस्तेमाल और ग़लत इस्तेमाल को बढ़ावा दिया है। याद रहेगा कि शहरीकरण की वजह से आबी वसाइल का ज़्यादा भी इस्तेमाल हुआ है और ग़लत भी इस्तेमाल हुआ है। तो करेक्शन ये होगी इसकी। अगला है, दरियाओं पर बांध तामीर करने और उन्हें काबू में रखने से दरियाओं का कुदरती भाव और उनके चलने का बहाव मुतासिर नहीं होता है। तो बच्चों, ये मुतासिर होता है। लिखोगे कि नदियों पर बांध बनाने और उन पर कंट्रोल करने से उनका कुदरती बहाव और गाद का जो बहाव होता है वो दोनों ही मुतासिर होते हैं, क्योंकि ये नदियों को छोटी छोटी धाराओं के अंदर डिवाइड कर देता है। अगला सवाल है, गुजरात में साबरमती के दहाने पर रहने वाले किसान उस वक्त बरहम नहीं हुए थे। तो आंसर होगा कि गुजरात में साबरमती के तास में कहत यानी कि सूखे के दौरान शहरी इलाकों में पानी की ज़्यादा फराहमी थी। इस पर किसान भड़क उठे थे। समझ में आया आपका इसका जवाब? कि देखो, गुजरात में जो साबरमती के दोहाने पर किसान रहते थे वहाँ पर कहत पड़ गया था, तो वो किसान बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे जब शहरी इलाकों के अंदर पानी की सुविधा दे दी गई थी और इनके यहाँ पर पानी की सुविधा नहीं दी गई थी। तो ये किसान भड़क उठे थे। अगला सवाल है, आज राजस्थान में छतों पर बारिश का पानी इकट्ठा करने का तरीका मकबूल हो चुका है, बावजूद ये कि राजस्थान नहर से यहाँ पर पानी दस्तयाब होने लगा है। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसे करेक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राजस्थान के अंदर पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है और यहाँ पर अभी भी पीने का पानी छतों पर इकट्ठा किया जाता है, बावजूद इसके कि राजस्थान नहर की वजह से पानी की दस्तयाबी हो रही है, मगर इसके बावजूद भी राजस्थान में छतों पर बारिश का पानी इकट्ठा करके उसको पीने के लायक फ़िल्टर किया जाता है। अगले सवाल को ध्यान से सुनेंगे। तशरीह कीजिए कि पानी एक काबिल तजदीद वसीला कैसे बन सकता है। यानी कि यहाँ पर आपको ये बताना है, इस बात को एक्सप्लेन करना है कि पानी किस तरीके से कभी ना ख़त्म होने वाला एक ज़रिया है, ये किस तरीके से साइकिल के अंदर होकर बार बार हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या लिखोगे कि पानी एक काबिल तजदीद वसीला है, यानी कि हम इसका मुसलसल इस्तेमाल कर सकते हैं। कुदरत में पानी आबी दौर के ज़रिए हमेशा हरकत में रहता है। याद रखोगे कि कुदरत में पानी आबी दौर के ज़रिए हमेशा हरकत में रहता है, जो हमें लगातार दस्तयाब यानी कि मुहैया होता रहता है। जैसे कि जिस पानी का हम अपने घरों और सनतों यानी कि उद्योगों बिजनेसों में इस्तेमाल करते हैं, वो नाले नालियों के ज़रिए किसी नदी तक पहुंच जाता है या ज़मीन के अंदर जज्ब हो जाता है या रिस जाता है। नदियों में पहुंचने वाला पानी इसके बहाव के साथ आखिरकार समुंदर के अंदर गिरता है। समुंदर हम पानी का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा होता है और समुंदर से फ़िज़ा में रतूबत पहुंचती है यानी कि नमी पहुंचती है, जो बादल बनने में मदद करती है
और बादलों की वजह से ही बच्चों बारिश होती है और इस तरह दोबारा ज़मीन पर पानी वापस आ जाता है और ये हमें लगातार दस्तयाब होता रहता है। याद रखोगे कि एग्ज़ाम में किस तरह से लिखना है कि पानी एक काबिल तजदीद वसीला है जो कुदरत के ज़रिए हमें अता किया गया है, जो हमें लगातार दस्तयाब होता रहता है। जैसे कि जिस पानी का यूज़ हम घरों में करते हैं वो पानी घरों और सनतों में करते हैं, तो बच्चों वो पानी इस्तेमाल के बाद नाले नालियों में जाता है और कुछ पानी ज़मीन में भी जज़्ब हो जाता है। फिर ये पानी नाले नालियों के ज़रिए से नदियों में जाता है, नदियों से समुद्र में जाता है और समुद्र से हवा के अंदर रतूबत होती है और यही हवा बारिश करने के अंदर मदद मिलती है। जिस तरीके से ये पानी अलग अलग चरणों से होता हुआ हमें दोबारा दस्तयाब हो जाता है। अगला सवाल है, पानी की किल्लत से आप क्या समझते हैं और इसका क्या क्या रीज़न है। याद रहेगा कि पानी की कमी का क्या मतलब है और पानी की कमी किस किस वजह से होती है। तो देखो बच्चों, पानी का दस्तयाब ना होना पानी की कमी कहलाता है, या दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि जिस जगह पर पानी की जो सप्लाई है वो बिल्कुल मतलब कम हो तो वो पानी की किल्लत कहलाएगी। पानी की किल्लत किस वजह से हो सकती है? ज़्यादा आबादी की वजह से भी हो सकती है। तो किस तरीके से लिखोगे कि पानी का दस्तयाब ना हो पाना ही पानी की कमी कहलाता है। दूसरे अल्फाज में जब किसी चीज़ की सप्लाई उसकी मांग से कम हो जाती है और उसकी दस्तयाबी मुश्किल हो जाती है। तो बच्चों, मुल्क के कई इलाकों में पानी की हमारी सप्लाई बहुत ज़्यादा कम है और इसकी क्या वजह है? सबसे बड़ी वजह है किसी भी स्टेट में वहाँ की ज़्यादा आबादी, क्योंकि आबादी की वजह से पानी की कमी दरपेश आती है, क्योंकि हर एक इंसान को, फ़र्द को पीने, खाना बनाने, कपड़े धोने वगैरह वगैरह कामों के लिए पानी की ज़रूरत होती है। यानी कि हमें हर काम के लिए ही पानी की ज़रूरत होती है। इसके अलावा बच्चों, अगर किसी सूबे में बारिश कम होती है और वहाँ पर कहत पड़ जाता है तो वहाँ पर भी पानी की कमी होती है। इसके अलावा जोग्राफियाई और आबो हवा हालत भी पानी की कमी की वजह बनते हैं। जैसे कि बच्चों, जो रेगिस्तानी इलाके होते हैं वहाँ का जो जोग्राफियाई ख़तोखाल है बिल्कुल सूखा है, वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। इसी वजह से वहाँ की आबो हवा के अकॉर्डिंग वहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है, तो ये वजह भी पानी की कमी की वजह बन जाती है। अगला सवाल है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे कि कसीरुल मकासद दरियाई मंसूबों के फ़ायदे और नुकसानात बताने हैं। तो सबसे पहले फ़ायदा क्या है कि कसीरुल मकासद मंसूबे सैलाब या तगज़ियाई को रोकने में मदद करते हैं, क्योंकि ये पानी के बहाव की स्पीड को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से सैलाब नहीं आता है। इसके अलावा बांध का पानी आबपाशी के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बिजली बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इस पानी का घरेलू इस्तेमाल और सनतों यानी कि उद्योगों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आम तौर पर मंसूबों के करीब वाले इलाकों में लोग सैर व तफरीह के लिए जाते हैं। याद रहेगा आपको कि कसीरुल मकासद मंसूबों के क्या क्या फ़ायदे हैं। सैलाब पर कंट्रोल होता है, इसी से बिजली बनाई जाती है, मछली पालन भी किया जाता है, आबपाशी की सुविधा दी जाती है, घरेलू इस्तेमाल के लिए और सनतों के इस्तेमाल के लिए भी पानी दिया जाता है। इसके अलावा इन मंसूबों के आसपास के एरिया को इस तरीके से बनाया जाता है कि सयाह भी यहाँ पर सैर व तफरीह के लिए आते हैं। अब इसके नुकसानात जानते हैं। नुकसानात सबसे पहला क्या है कि नदी पर बांध बनाने से नदी के पानी के बहाव के अंदर खलल पैदा होता है और वो शाखों में यानी कि कई पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। याद रखोगे कि पहला नुकसान क्या है कि नदी पर बांध बनने से नदी के पानी के बहाव के अंदर खलल पैदा होता है और वो शाखों में बढ़ जाती है। सैलाब से बने हुए मैदान में आबी ज़खायर और नबातात जो होते हैं वो डूब जाते हैं और इससे मिट्टी बेकार हो जाती है, यानी कि मिट्टी की ज़रख़ेज़ी के अंदर कमी आ जाती है। याद रखोगे कि सैलाब से होने वाले मैदान में आबी ज़खायर और नबातात जो होते हैं वो पानी में डूब जाते हैं और मिट्टी बेकार हो जाती है। कसीरुल मकासद मंसूबे और बड़े बांध नर्मदा बचाओ तहरीक और टिहरी बांध तहरीक के जन्मदाता बन गए हैं। याद रखोगे कि कसीरुल मकासद मंसूबे बड़े बांध नर्मदा बचाओ तहरीक और टिहरी बांध तहरीक के जन्मदाता बन गए हैं, क्योंकि इनकी वजह से इन इलाकों में रहने वाले बहुत से लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था।
अगला सवाल है कि राजस्थान में नीम बंजर इलाकों में बारिश का पानी किस तरीके से जमा किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर छतों के ऊपर कुछ आलत वगैरह लगाकर पानी को इकट्ठा किया जाता है और फिर पानी को पीने के लायक बनाया जाता है। तो किस तरीके से लिखोगे कि राजस्थान के खुशक और नीम खुशक इलाकों में ख़ासकर बीकानेर, फलोरी और बाड़मेर ज़िलों में तकरीबन सभी घरों में रिवायती ज़ेर ज़मीन तालाब बनाए गए हैं। यानी कि राजस्थान के कौन कौन से एरियाज़ का यहाँ पर नाम लिया गया है। बीकानेर, फिलौरी और बाड़मेर ज़िलों के अंदर सभी घरों के अंदर रिवायती तरीके से ज़मीन के नीचे पानी को इकट्ठा करने के लिए तालाब बनाए गए हैं, जिनमें पीने के पानी को इकट्ठा किया जाता है, ज़ख़ीरा किया जाता है। ये तालाब कमरे के बराबर होते हैं। फिलौरी में एक तालाब की जो गहराई है 6.1 मीटर और चौड़ाई 2.44 मीटर और लंबाई 4.27 मीटर होती है। इस तालाब की छत बारिश के पानी को ज़ख़ीरा करने वाले तरीके का एक हिस्सा होती है। इस छत पर लगे हुए आलत छत से जुड़े रहते हैं ताकि बारिश का पानी जमा होता रहे। याद रखा जाएगा कि छत के ज़रिए ही बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता है और फिर वो एक बड़े से टैंक जो कि कमरा नुमा होता है उसके अंदर इकट्ठा होता रहता है और फिर बाद में जब पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है उस पानी को ले जाकर बच्चों कुओं के अंदर भी डाल दिया जाता है, अदरवाइज़ उसी के अंदर रहने दिया जाता है और फिर उसको फ़िल्टर कर पीने के लायक बनाया जाता है। अगला सवाल है कि बयान कीजिए कि बारिश का पानी जमा करने के रवायती तरीक़ों के जो जदीद ढंग है पानी को इकट्ठा करने के वो बताने हैं। तो देखो कैसे लिखोगे कि दौरे जदीद में यानी कि हाल के दौर में बारिश के पानी को रवायती तौर पर मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ज़ख़ीरा किया जाता है। याद रखोगे कि दौरे जदीद में बारिश के पानी को रिवायती तौर पर यानी कि पहले जैसे इकट्ठा करते आ रहे हैं, जमा करते आ रहे हैं, रिवायती तौर पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीक़ों से ज़ख़ीरा किया जाता है। पहाड़ी इलाकों में गुल नाम की नालियाँ खेतों में आबपाशी के लिए यानी कि सिंचाई के लिए बनाई जाती हैं। पहाड़ी इलाकों में गुल नाम की नालियाँ खेतों में आबपाशी के लिए बनाई जाती हैं, जबकि मगरिबी हिंदुस्तान में पानी को छतों के ज़रिए ज़ख़ीरा किया जाता है। छतों से इकट्ठा किए गए पानी को पाइप के ज़रिए जमा किया जाता है और फिर रेत और ईंटों के ज़रिए इस पानी को छाना जाता है और फिर इसे हौज़ में भर दिया जाता है, जहाँ से इसे फ़ौरन ही इस्तेमाल में लाया जाता है और ज़ायद पानी को कुओं तक ले जाया जाता है जो ज़्यादा पानी होता है। शिलोंग में तकरीबन हर एक घर में छतों के ज़रिए पानी को ज़ख़ीरा करने का इंतज़ाम किया गया है। तमिलनाडु में भी छतों के ज़रिए पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी लाज़मी करार दे दी गई है, यानी कि वहाँ के लोगों के लिए लाज़मी है कि वो छतों के ज़रिए बारिश के पानी को इकट्ठा करें तमिलनाडु के अंदर। अब बच्चों अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन आंसर हैं। इससे आपके चैप्टर का हर कंसेप्ट और इजीली क्लियर होगा। तो पढ़कर बताती हूँ कि पानी की कमी से आप क्या समझते हैं। तो पानी की कमी से मुराद किसी भी इलाके में या तो बारिश का बहुत कम होना है या फिर बिल्कुल नहीं होना है। इस तरह के इलाके खुशक इलाके कहलाते हैं। यहाँ पर पानी की दस्तयाबी बहुत ही कम होती है, यानी कि यहाँ पर पानी बहुत कम मात्रा में मुहैया होता है। याद रखोगे कि पानी की कमी से आप क्या समझते हैं। तो पानी की कमी से मुराद किसी भी इलाके में बारिश का बहुत कम होना है। इस तरह के इलाके खुशक इलाके कहलाते हैं। यहाँ पर पानी की दस्तयाबी बहुत ही कम रहती है। अगला सवाल है, हिंदुस्तान के कुछ पानी की कमी वाले या कहत ज़िदा यानी कि जहाँ पर सूखा पड़ता है ऐसे इलाकों के नाम बताने हैं। तो याद रखेंगे कि मगरिबी राजस्थान या रेगिस्तानी इलाका। याद रखोगे मगरिबी राजस्थान या रेगिस्तानी इलाका, मशरक़ी साहिली इलाका, मगरिबी हरियाणा और मगरिबी गुजरात। देखो तीनों में ही मगरिबी लगा हुआ है, बस एक मशरक़ी साहिली इलाका और ऐड करना है आपको। मगरिबी राजस्थान या रेगिस्तानी इलाका, मशरक़ी साहिली इलाका, मगरिबी हरियाणा और मगरिबी गुजरात। आबपाशी का कोई एक फ़ायदा बताना है यानी कि सिंचाई का। तो आबपाशी से ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में इजाफ़ा होता है, जिससे कि पैदावार अच्छी होती है, खेती अच्छी होती है। अगला सवाल है, उन 4 रियासतों के नाम बताएं जहां खालिस बोए गए रकबे के 40% से ज़्यादा हिस्से पर
आबपाशी होती है। तो बच्चों इन एरियाज़ में ज़्यादा खेती बाड़ी होती है, जैसे कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर। याद रखोगे, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार। अगला सवाल है, 2 ऐसी रियासतों के नाम बताएं जहां नहरें आबपाशी का ख़ास ज़रिया है। याद रहेगा कि 2 ऐसी रियासतों का नाम बताना है जहां पर नहरों के ज़रिए आबपाशी यानी कि सिंचाई की जाती है। तो सबसे पहले है पंजाब और दूसरा है उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, सतही पानी के ख़ास ज़राए कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? तालाबों के ज़रिए, नदियां हैं, बावलियां हैं, हौज़ हैं, इन सभी के ज़रिए। ये सभी क्या है? सतही पानी के ज़रिए हैं। अब हिंदुस्तान में आबपाशी के 3 ख़ास ज़राए कौन कौन से हैं? यानी कि हिंदुस्तान में आबपाशी कौन से 3 ज़रियों से की जाती है? तो नहरों से की जाती है, ट्यूबवेल से की जाती है और तालाब से की जाती है। याद रखोगे कि नहरों से, ट्यूबवेल से और तालाब से की जाती है। अगला सवाल है, बारिश का पानी ज़ख़ीरा अंदोज़ी के बारिश के पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी यानी कि उसको इकट्ठा करने का मकसद क्या है? तो पानी की बढ़ती हुई मांग को पूरा करना और सड़कों को ज़ेरे आब होने से बचाना। याद रखोगे कि बारिश के पानी को इकट्ठा करने का मकसद क्या है? सबसे पहला मकसद क्या है? पानी की बढ़ती हुई मांग को पूरा करना। इसके अलावा सड़कों के ऊपर जो पानी भर जाता है, सड़कें ज़ेरे आब हो जाती हैं, इस चीज़ से बचाना। अगला सवाल है, कौन सी नदी पर भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है? तो बच्चों याद रखना कि सतलुज नदी पर बना हुआ है और ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम है। याद रखोगे कि भाखड़ा नागल डैम सतलुज नदी पर बना हुआ है। अगला सवाल है, हिंदुस्तान के कौन से मंसूबे पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना हुआ है? तो सॉरी बच्चों, भाखड़ा नागल डैम हिंदुस्तान का पहला मंसूबा था। अब हिंदुस्तान के कौन से मंसूबे पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध है? तो हीराकुंड मंसूबा 4.8 किलोमीटर है। ये बांध उड़ीसा में महानदी पर बना हुआ है। याद रखोगे कि हीराकुंड मंसूबा 4.8 किलोमीटर है। ये बांध उड़ीसा में महानदी पर बना हुआ है। दुनिया की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर दुनिया की सबसे लंबी नहर है, जो कि 468 किलोमीटर लंबी है। याद रखोगे, इंदिरा गांधी नहर दुनिया की सबसे लंबी नहर है, जो कि 468 किलोमीटर लंबी है। अगला सवाल है, भूटान में हिंदुस्तान के ज़रिए बनाया गया बड़ा आबी मंसूबा कौन सा है? तो इसका नाम है चिक्खा आबी पावर मंसूबा। भूटान में हिंदुस्तान के ज़रिए बनाया गया कौन सा पानी का एक मंसूबा बनाया गया है? तो इसका नाम है चिक्खा आबी मंसूबा। अगला सवाल है, कसीरुल मकासद दरियाई मंसूबे से क्या मुराद है? आज़ाद हिंदुस्तान का पहला कसीरुल मकासद दरियाई मंसूबा कौन सा है? तो बच्चों मैंने अभी बताया था कि हिंदुस्तान का पहला, तो बच्चों ये मंसूबा पानी की मुनासिब फराहमी के लिए शुरू किया गया था। याद रखोगे कि कसीरुल मकासद दरियाई मंसूबा क्या है? तो ये मंसूबा पानी की मुनासिब फराहमी के लिए शुरू किया गया था। इसमें आबपाशी, सैलाब पर कंट्रोल, मिट्टी के कटाव, पनबिजली और मछली पालन जैसे मकासदों को एक साथ पूरा किया जा सकता था। दामोदर दरियाई मंसूबा आज़ाद हिंदुस्तान का यानी कि आज़ादी के बाद का हिंदुस्तान का पहला ऐसा मंसूबा है। याद रखोगे कि दामोदर दरियाई मंसूबा आज़ादी हासिल करने के बाद हिंदुस्तान का पहला ऐसा मंसूबा है। अगला सवाल है, पानी की कमी की वजह से राजस्थान के लोगों को किस दुश्वारी का सामना करना पड़ता है? तो बच्चों राजस्थान के अंदर बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां पर पानी की बेइंतहा किल्लत है। यहां पर औरतों को बहुत दूर दराज के इलाकों से जाकर पानी को कलेक्ट करना पड़ता है। इससे उनकी जो शारीरिक जो कमज़ोरी होती है वो बढ़ती जाती है। वो अपने बच्चों के भी लालन पोषण पर इसी वजह से ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती हैं, क्योंकि उन्हें इस काम के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। तो क्या लिखोगे कि राजस्थान के लोगों को, ख़ास करके ख़वातीन को, पीने के पानी को दूर से लाना होता है। उन्हें ये पानी कुओं और तालाबों से निकालना होता है। राजस्थान में किसानों को आबपाशी यानी कि सिंचाई के लिए मुसलसल पानी की कमी रहती है और वो इसका मुतालबा यानी कि इसकी मांग सरकार से भी करते रहते हैं।
कम बारिश वाले इलाकों की फसलें ज़्यादातर तबाह हो जाती हैं क्योंकि यहाँ पर आबपाशी की उन्हें कोई सहूलियत नहीं मिल पाती है। यहाँ के लोग अपने मवेशियों और जानवरों के लिए चरागाह की तलाश में उन मकामात पर चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें पीने के लिए पानी मिल जाता है। याद रखोगे कि सबसे पहले ख्वातीन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, फिर किसानों को आबपाशी की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा यहाँ के लोग अपने मवेशियों को खाने और चराने के लिए ऐसी जगहों पर ले जाते हैं जहाँ पर उन्हें पीने का पानी मिल सके मवेशियों को। अगला सवाल है, शुमाली हिंदुस्तान की 2 बड़ी नदियों के नाम लिखिए और हिंदुस्तान की नदियों पर दबाव की 4 वजूहात बतानी है। तो बच्चों, शुमाली हिंदुस्तान की 2 बड़ी नदियाँ गंगा और जमुना शुमाली हिंदुस्तान की 2 बड़ी नदियाँ हैं। याद रखोगे, गंगा और जमुना शुमाली हिंदुस्तान की 2 बड़ी नदियाँ हैं। मंदरजा झेल वजूहात से हिंदुस्तान की नदियों पर दबाव बनता है। सबसे पहले है बढ़ती हुई आबादी मुल्क की, दूसरा ज़राअत के अंदर जदीदकारी यानी कि नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना, इसके अलावा शहरीकरण यानी कि शहरकारी, इसके अलावा सनतकारी यानी कि औद्योगिकीकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन। याद रखोगे कि ये चारों वजहें ऐसी हैं जो कि नदियों पर बहुत ज़्यादा दबाव यानी कि बोझ को बढ़ाती हैं। पहला तो है बढ़ती हुई आबादी, फिर है ज़राअत, फिर है शहरीकरण, फिर है सनतकारी यानी कि औद्योगिकीकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगला सवाल है, हिंदुस्तान में बिजली तैयार करने और आबपाशी की सहूलियात की तरक्की में नदी वादी मंसूबों की क्या अहमियत है। याद रखोगे कि हिंदुस्तान में बिजली तैयार करने के लिए और आबपाशी की सहूलियत को मुहैया करने के लिए नदी वादी मंसूबों की क्या अहमियत है। तो बच्चों, सबसे पहले कसीरुल मकासद मंसूबों की बहुत ज़्यादा बड़ी अहमियत है। ये मंसूबे बहुत सारे मकासद को एक साथ पूरा करते हैं, जैसे कि सैलाब पर कंट्रोल करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, पानी के ज़रिए बिजली को पैदा करते हैं, सैलाब पर कंट्रोल करते हैं, मछली पालन को फ़रोग़ देते हैं। इन मंसूबों के ज़रिए ही आबपाशी और पीने के पानी की फराहमी होती है। सनअतों को यानी कि उद्योगों को पानी मिलता है और भी बहुत सारी दीगर सहूलियात मिलती हैं। हिंदुस्तान के ख़ास नदी वादी मंसूबों के नाम क्या क्या है। दामोदर वादी मंसूबा, भाखड़ा नागल डैम मंसूबा, हीराकुंड मंसूबा, चंपल वगैरह बिजली पैदा करने में बहुत बड़ा ताउन दिया है इन सभी मंसूबों ने। अगला सवाल है, नर्मदा बचाओ पर एक मुख्तसर नोट लिखना है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन यानी कि नर्मदा बचाओ तहरीक एक गैर सरकारी यानी कि एक NGO के ज़रिए चलाई गई तहरीक थी जो तामीर के ख़िलाफ़ जो किसी डैम के ख़िलाफ़ गुजरात में चलाई गई थी। ये तहरीक मुख्तलिफ़ माहौलियाती मुद्दों पर जोर देती थी। इस तहरीक में गरीब शहरियों की तरफ ध्यान दिया गया था। इस तहरीक का जो ख़ास मकसद था उन लोगों को रिहायशी और रोज़गार की सहूलियत फ़राहम करना था जो इस मंसूबे के तहत इस इलाके से बेघर हो गए थे। याद रखोगे कि नर्मदा बचाओ तहरीक गुजरात के अंदर चलाई गई थी और इसका ख़ास मकसद ये था कि जो नर्मदा पर डैम बनाए जा रहे थे वहाँ के जो एरिया के लोग थे वो बेघर हो गए थे और इन लोगों को रोज़गार और रिहायशी सुविधा दिलाने की वजह से नर्मदा बचाओ तहरीक को चलाया गया था। अगला सवाल है, हिमालयी नदियाँ लगातार यानी कि मुस्तकिल बहते रहने वाली नदियाँ क्यों हैं, जबकि जजीरा नुमा पठार की नदियाँ मौसमी नदियाँ कहलाती हैं। अब देखो बच्चों, हिमालय से निकलने वाले बहुत से दरिया बर्फीले इलाकों से होकर गुजरते हैं। याद रखोगे कि हिमालय से निकलने वाले जो ज़्यादातर दरिया हैं वो बर्फीले इलाकों से होकर गुजरते हैं, इसलिए दोबारा मासी दरिया कहलाते हैं। याद रखोगे कि ये 12 मासी दरिया कहलाते हैं क्योंकि ये दरिया बर्फीले इलाकों से होकर गुजरते हैं और ग्लेशियर आहिस्ता आहिस्ता बहकर इन दरिया के अंदर पानी को बहाते रहते हैं, इसलिए ये दरिया मुसलसल जारी रहते हैं। सिंध, गंगा, ब्रह्मपुत्र वगैरह हिमालयी दरिया कहलाते हैं। याद रखोगे कि सिंध, गंगा, ब्रह्मपुत्र वगैरह हिमालयी दरिया कहलाते हैं। इसके बरअक्स मौसमी दरिया
मौसम यानी कि मॉनसून पर डिपेंड करते हैं, इन्हिसार करते हैं। इसी वजह से बारिश के दिनों में इन दरियाओं में कसरत के साथ पानी रहता है और जब बारिश नहीं होती है तो ये दरिया सूख जाते हैं। इनमें गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ शामिल हैं। ये चारों ही मौसमी नदियाँ हैं। कौन कौन सी? गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी मौसमी नदियों के नाम हैं, क्योंकि ये मौसम के अकॉर्डिंग ही इनमें पानी रहता है। जब बारिश होती है तब पानी दिखेगा इसके अंदर कसरत के साथ, और जब बारिश नहीं होगी तो इनमें पानी नहीं होगा। अगला सवाल है, हिंदुस्तान के 4 कसीरुल मकासद दरियाई मंसूबों को बयान करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे कि मुख्तलिफ मकासद को पूरा करने के लिए हिंदुस्तान में कई सारे कसीरुल मकासद मंसूबों की तामीर की गई है। इनमें से 4 मंसूबे जो कि बहुत ज़्यादा कुछ ख़ास हैं, मंदरजा झील हैं। सबसे पहले है भाखड़ा नागल डैम। तो ये हिंदुस्तान का ये ख़ास दरियाई मंसूबा है। याद रखोगे कि भाखड़ा नागल डैम हिंदुस्तान का एक ख़ास दरियाई मंसूबा है, प्रोजेक्ट है। इस मंसूबे से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में बराह रास्त जुड़े हुए हैं। याद रखोगे कि भाखड़ा नागल डैम मंसूबा हिंदुस्तान का एक ख़ास मंसूबा है और इस मंसूबे से हमारी 4 रियासतें जुड़ी हुई हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। भाखड़ा डैम सतलुज नदी पर तामीर किया गया है। याद रखोगे कि भाखड़ा डैम सतलुज नदी पर बनाया गया है। इसकी ऊंचाई 225 मीटर है। इस मंसूबे ने हिंदुस्तान की तरक्की में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। इसमें पानी ज़ख़ीरा इसके अंदर, इस डैम के अंदर पानी को इकट्ठा करने यानी कि ज़ख़ीरा करने की जो क्वांटिटी है वो 7.8 लाख हेक्टेयर मीटर है और 14 लाख हेक्टेयर ज़मीन की इस पानी से आबपाशी यानी कि सिंचाई की जा सकती है। ये मंसूबा 1204 मेगावाट बिजली को भी पैदा करता है, जिससे पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान की जो सनतें हैं यानी कि उद्योग हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है, क्योंकि इन उद्योगों को इस मंसूबे के ज़रिए बिजली मिल पाई है। अगला है दामोदर दरियाई मंसूबा। तो बच्चों, ये मंसूबा बिहार में दामोदर नदी पर बनाया गया था। ये प्रोजेक्ट याद रखोगे कि ये मंसूबा बिहार में दामोदर नदी पर बनाया गया था। इसमें कई डैम बनाए गए हैं जो दामोदर और इसकी माविन नदियों पर तामीर किए गए हैं। याद रखोगे कि ये मंसूबा बिहार में दामोदर नदी पर तामीर किया गया है। इसमें कई डैम बनाए गए हैं जो दामोदर इसकी माविन नदियों पर तामीर किए गए हैं। तो बच्चों, हिंदुस्तान की तरक्की में ये मंसूबा काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुआ है। इससे पहले ये नदी बिहार के अंदर बहुत ज़्यादा तबाही लाती थी, लेकिन जब से इस पर डैम बनाए गए हैं तो इसमें पानी की रफ्तार के ऊपर काबू पा लिया गया है और सैलाब को भी काफ़ी हद तक रोक लिया गया है। दामोदर दरियाई इस मंसूबे से तकरीबन 3,94,000 हेक्टेयर की आबपाशी की जाती है एरिया की। इस नदी के बाएं किनारे पर बनी हुई नहरें तकरीबन 136 किलोमीटर तक कश्ती चलाने की सहूलियत फराहम करती हैं। अगला है हीराकुंडा दरियाई मंसूबा। तो ये दरियाई मंसूबा उड़ीसा में महानदी पर तामीर किया गया है। याद रखोगे कि हीराकुंड दरियाई मंसूबा ये दरियाई मंसूबा उड़ीसा में महानदी पर तामीर किया गया है। इस मंसूबे में डैम की लंबाई दुनिया में सबसे ज़्यादा है। ये डैम 4801 मीटर लंबा है और इसके दोनों तरफ तकरीबन 21 किलोमीटर तक ड्रेनिंग बनाई गई है। अगला सवाल है तुंगभद्रा मंसूबा। तो ये मंसूबा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दोनों सूबों ने मिलकर शुरू किया है। याद रखोगे कि ये मंसूबा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दोनों सूबों ने मिलकर शुरू किया है। तुंगभद्रा पर इस मंसूबे के तहत बनाया गया डैम तकरीबन 2.5 किलोमीटर लंबा है और इसकी बुलंदी 50 मीटर है। ये नदी कृष्णा नदी की ख़ास माविन नदी है, यानी कि कृष्णा नदी से एक निकलने वाली नदी है। अगला है नागा अर्जुन मंसूबा। तो ये मंसूबा आंध्र प्रदेश की कृष्णा नदी पर बनाया गया है। याद रखोगे, आंध्र प्रदेश की कृष्णा नदी पर बनाया गया है। इसके ज़रिए इस सूबे में
8,67,000 हेक्टेयर ज़मीन के रकबे की आबपाशी की जाती है। इस मंसूबे से पैदा होने वाली बिजली सनअती यानी कि औद्योगिकीकरण में बहुत ज़्यादा मददगार यानी कि माविन साबित हुई है और इससे मछली पालन को भी फ़रोग़ मिला है, जिससे कि लोगों को रोज़गार मिला है, रोज़गार में बढ़ोतरी हुई है। अगला सवाल है, कुछ शहरों के लोग पानी की कमी का सामना क्यों कर रहे हैं? तो देखो बच्चों, शहरों में बढ़ती हुई आबादी, बढ़ती हुई सनअती इकाइयाँ यानी कि बढ़ती हुए उद्योग, बिजनेस, फैक्ट्रियाँ, बाज़ारों की वजह से पानी की मांग रोज़ाना बढ़ रही है। यही वजह है कि शहरों के लोग पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। अगला सवाल है, किसानों के अपने फार्म पर आबपाशी के लिए ट्यूबवेल की ख़ास खामी कौन सी है? तो इससे ज़ेरे ज़मीन यानी कि जो अंडरग्राउंड पानी होता है वो उसका लेवल नीचे पहुंच जाता है और पानी की दस्तयाबी पर इससे बहुत बुरे बरअक्स असरात मुरतब होते हैं, क्योंकि पानी का लेवल डाउन हो जाता है। हिंदुस्तान में आबपाशी की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि देखो बच्चों, हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान मुल्क है, यानी कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। यहाँ मानसून के वक्त पर न आने की वजह से आबपाशी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसे नदियों, नहरों और ट्यूबवेल के ज़रिए पूरा किया जाता है। पानी का कितने फ़ीसद हिस्सा आबपाशी के काम आता है? तो बच्चों, 84% हिस्सा आबपाशी के काम आता है, यानी कि सिंचाई के काम आता है। बारिश के पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी का मकसद क्या है? तो क्या है सबसे पहला मकसद की बढ़ती हुई आबादी की पानी की मांग को पूरा करना, और दूसरा सड़कों को पानी के भरने से बचाना, यानी कि सब सड़कों को ज़ेरे-आब होने से बचाना। कौन सी नदी पर भाखड़ा नागल डैम बना हुआ है? तो सतलुज नदी पर। दुनिया में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा बांध हिंदुस्तान का भाखड़ा नागल बांध है, जो कि 266 मीटर ऊंचा है। अगला सवाल है, हिंदुस्तान में इंसानी इस्तेमाल के लिए पानी की फराहमी क्यों कम है? क्योंकि देखो बच्चों, हिंदुस्तान का जो जोग्राफियाई ख़त-ओ-ख़ाल है, कहीं पर पठारी है, कहीं पर मैदानी है, कहीं पर रेगिस्तानी है, तो हर जगह पर बच्चों पानी की दस्तयाबी एक जैसी नहीं है, कहीं पर कम है तो कहीं पर ज़्यादा है। तो क्या लिखोगे कि इंसानी इस्तेमाल के लिए पानी का ख़ास ज़रिया ज़मीनी पानी है, लेकिन ये पानी शुमाली और साहिली इलाकों तक ही महदूद है, यानी कि दस्तयाब है हिंदुस्तान के अंदर। याद रखोगे कि इंसानी इस्तेमाल के लिए पानी का ख़ास ज़रिया ज़मीनी पानी होता है, लेकिन ये जो पानी है हिंदुस्तान के शुमाली और साहिली इलाकों तक ही महदूद है। मुल्क के बाकी हिस्सों में इसकी फराहमी कम है, क्योंकि यहाँ पानी सतह ज़मीन से 15 मीटर गहराई से निकाला जाता है। इसलिए हिंदुस्तान में इंसानी इस्तेमाल के लिए पानी कम मिक़दार के अंदर दस्तयाब है। अगला सवाल है, पनबिजली ईंधनों से पैदा की गई बिजली से किस तरह बेहतर होती है? याद रखोगे कि जो पनबिजली होती है, जो पानी के ज़रिए बनाई गई बिजली होती है, वो ईंधन के ज़रिए बनाई गई बिजली से किस तरीके से कारगर होती है? तो बच्चों, सबसे पहली बात है कि पानी के ज़रिए बनाई गई बिजली सस्ती पड़ती है, और जो ईंधनों से बनाई गई बिजली होती है वो महंगी पड़ती है। तो कैसे लिखोगे कि पेट्रोल, गैस और कोयले से बनाई गई बिजली को थर्मल पावर कहते हैं। इसकी पैदावार काफ़ी महंगी होती है। इसे नाकाबिले तजदीद वसाइल से तैयार किया जाता है। इन ईंधनों के जलने से आलूदगी यानी कि पॉल्यूशन भी बढ़ता है। कोयले और पेट्रोल के ज़ख़ीरे का ख़जाना भी रोज़ाना इसमें कमी आ रही है ख़जाने में, और थर्मल पावर भी कम हो रही है। अब है पनबिजली। तो पनबिजली को पानी को ऊंचाई से गिराकर इसकी तवानाई से टरबाइन चलाकर, बड़े बड़े पंखे चलाकर, मोटरें चलाकर ये बिजली हासिल की जाती है। बिजली हासिल करने का ये तरीका बहुत सस्ता है, इससे पॉल्यूशन भी नहीं होता है। इसके अलावा ये काबिल तजीद ज़रिया है, यानी कि इसके ख़त्म होने का डर नहीं है, क्योंकि इससे बिजली पैदा करने में बहुत कम आलूदगी होती है। अगला है, बारिश के पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी का मकसद क्या है? तो बच्चों, बारिश के पानी का इकट्ठे करने का मकसद मंदरजा झैल है। ज़ेरे ज़मीन पानी की आलूदगी को कम करना और इसकी क्वालिटी में इजाफ़ा करना। याद रखोगे कि बारिश के पानी को इकट्ठा करने का सबसे पहला मकसद है कि ज़ेरे ज़मीन पानी की आलूदगी को कम करना और इसकी क्वालिटी में इजाफ़ा करना, पानी की बढ़ती हुई मांग को पूरा करना और पानी का तहफ़्फ़ुज़ करना, यानी कि पानी को बचाना, ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़ख़ीरों को बढ़ाना और आबी सतह पर पानी के अंदर इजाफ़ा करना।
इसी वजह से बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता है। अगला सवाल है, हिंदुस्तान के ना ख़त्म होने वाले ज़ेर ज़मीन जो पानी के नीचे, ज़मीन के नीचे पानी के ज़ख़ाइर हैं, उसके मुतालिक के अंदर आपको लिखना है। तो ऐसे हालत में जब ज़मीन पर सतही पानी में कमी वाक़ई हो जाती है तो ज़ेर ज़मीन के कुदरती वसाइल को ट्यूबवेल और कुओं के ज़रिए इस्तेमाल में लाया जाता है। याद रखोगे कि ऐसी कंडीशन में जब सतह के पानी में यानी कि ज़मीन के ऊपर जो पानी के ज़रिए होते हैं, नदियों वगैरह में पानी सूख जाता है तालाबों के अंदर, तो तब ज़मीन के नीचे से पानी निकाल कर पानी का इस्तेमाल किया जाता है। हिंदुस्तान में ज़ेर ज़मीन ना ख़त्म होने वाले पानी के ज़ख़ाइर बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में मौजूद है। इनकी मुमकिना क़ुव्वत जो है 434 क्यूबिक मीटर नापी गई है। इसी पानी के ज़ख़ाइर का ज़्यादातर हिस्सा हिंदुस्तान के मैदानी इलाकों में पाया जाता है। याद रखोगे कि ज़ेर ज़मीन ज़्यादातर पानी हिंदुस्तान के मैदानी इलाकों में पाया जाता है, क्योंकि इन मैदानी इलाकों में बारिशें ज़्यादा होती हैं और बारिश का ज़्यादातर हिस्सा इन मैदानी इलाकों में ज़मीन से होते हुए ज़मीन के अंदर जज़्ब हो जाता है, जिससे ज़ेर ज़मीन पानी की मिक़दार में इजाफ़ा होता है। ख़याल रहे कि हम अभी तक इस कुदरती पानी का 37% हिस्सा इस्तेमाल कर चुके हैं। अगला सवाल है, ज़मीन पर मुख्तलिफ़ आबी वसाइलों की फ़हरिस्त बतानी है। तो देखो, ज़मीन पर मुख्तलिफ़ पानी के कौन कौन से ज़रीए हैं। पहला है बारिश और बर्फ़बारी। तो पानी के दो कुदरती ज़रिए बारिश और बर्फ़बारी है। बारिश का बहुत कम हिस्सा ज़मीन में जज़्ब होता है और ज़्यादातर हिस्सा बारिश का पानी के बुखारात में यानी कि भाप बनकर तब्दील हो जाता है या बह जाता है। इसके अलावा ज़ेर ज़मीन पानी यानी कि ज़मीन के नीचे अंडरग्राउंड वाटर, तो हिंदुस्तान के मैदानी इलाकों में ख़ासी मिक़दार में ज़ेर ज़मीन पानी पाया जाता है। साहिली इलाकों में सतही पानी तालाब, कुओं और नदियों वगैरह से हासिल किया जाता है। ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि तकरीबन 92% सतही पानी का हिस्सा समुंदर के अंदर पहुंच जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। कसीरुल मकासद मंसूबे क्या हैं और इनके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो बच्चों, ऐसे दरियाई वादी मंसूबे यानी कि ऐसे पानी से रिलेटेड प्रोजेक्ट जिनसे एक ही वक्त में एक से ज़्यादा मकसदों को पूरा किया जाता है, जैसे कि आबपाशी, सैलाब को रोकना, बिजली पैदा करना, मछली पालन करना वगैरह। लेकिन आबपाशी के मंसूबे जो आज़ादी से पहले बनाए गए थे वो सिर्फ़ एक ही मकसद यानी कि आबपाशी तक ही महदूद थे। लेकिन आज़ादी के बाद ये जो मंसूबे प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, इनसे बहुत सारे मकासद को पूरा किया जा रहा है। याद रखोगे कि आज़ादी से पहले इन मंसूबों का जो मकसद था वो सिर्फ़ आबपाशी करना था, मगर आज़ादी के बाद इन्हीं मंसूबों से और भी बहुत सारे फ़ायदे हासिल किए जा रहे हैं। तो जैसे पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, तो इन मंसूबों से हमें पानी को ज़ख़ीरा करने में मदद मिलती है, जिसको हम आबपाशी के कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर राजस्थान नहर में सतलुज नदी का पानी आबपाशी के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। इससे राजस्थान की प्यासी ज़मीन की आबपाशी होती है, सिंचाई होती है। सैलाब को रोकने में मदद मिलती है इन मंसूबों से। कसीरुल मकासद मंसूबों से सैलाब को रोकने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। मिसाल के तौर पर दामोदर नदी को पहले मगरिबी बंगाल में तबाही मचाने वाली नदी कहा जाता था, क्योंकि इस नदी में आने वाले तूफ़ान बहुत सारी परेशानियों का बाइस बनते थे, सैलाब। लेकिन दामोदर नदी मंसूबा बनने से इस सैलाब पर कंट्रोल पा लिया गया है। इसके अलावा पनबिजली पैदा होती है। तो कसीरुल मकासद मंसूबे पनबिजली बनाने में काफ़ी माविन साबित होते हैं। पानी से पूरे साल यहाँ पर बिजली बनती रहती है। पानी को ऊंचाई से गिराकर इसकी हरकी तवानाई से बिजली या बरकी तवानाई में तब्दील कर दिया जाता है। तवानाई कहते हैं एनर्जी को, पावर को। पहाड़ी इलाकों में तो ऐसा करना काफ़ी हद तक मुमकिन है। यहाँ पानी को जमा करके बार बार बिजली बनाई जाती है, इससे आलूदगी भी नहीं होती है। अगला है, कसीरुल मकासद मंसूबों से जंगलात को भी आबपाशी के लिए पानी मिल जाता है और नहरों के ज़रिए मदद मिलती है। इन मंसूबों के तहत ज़ख़ीरा किए गए पानी में मछली पालन भी आसानी से किया जा सकता है।